मैंने अपने इन्फ्लेशन के प्रीवियस वीडियो में मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन कवर कराया था और हम रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे और रीज़न में मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को पढ़ा दिया था। आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। डिमांड पुल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब रेस्ट जो हमारे कारण थे, पहला कारण जैसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की बात आज हम पढ़ेंगे, प्लस लैक ऑफ सप्लाई की बात करेंगे और ग्लोबल रीजन। ये वो 3 कारण हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। तो पहले कारण डिमांड पुल पढ़ चुके थे, अब हम नेक्स्ट कारण की तरफ यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है इससे समझ लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इकोनॉमी में हर बार ऐसा नहीं होता कि डिमांड जब किसी वस्तु की बढ़ती है तभी उस चीज के प्राइस बढ़ते हैं। कई बार उस वस्तु की प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि हो जाने की वजह से प्रोड्यूसर को उसके प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। यानी हर बार इन्फ्लेशन होने का कारण केवल तेजी से बढ़ती डिमांड का नहीं होता। कई बार वस्तु की कीमतें इस वजह से भी बढ़ जाती हैं कि जो प्रोड्यूसर है उस वस्तु को का जो उत्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को उस वस्तु के प्रोडक्शन की जो लागत आ रही थी वो पहले की तुलना में बढ़ गई है। इस वजह से उसकी क्योंकि लागत बढ़ी है, दैट्स वाई वो अपने मूल्यों में उस वस्तु के मूल्यों में भी वृद्धि करेगा। तो इस स्थिति को ही हम कहेंगे कि कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, कॉस्ट के पुल होने की वजह से ही जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए तो उसी स्थिति को हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी सामान्य भाषा में अगर कहा जाए कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है तो हम सिंपल सा क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रमुख कारण उस वस्तु की उत्पादन लागत यानी कॉस्ट का पहले की तुलना में बढ़ जाना हो तो उस स्थिति को ही हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने मीनिंग ऑफ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जो प्रोड्यूसर है वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उसकी उत्पादन लागत जो पहले किसी वस्तु को बनाने की 10 आ रही थी आज उसको बढ़ाने की लागत 20 रुपए कैसे आ रही। कौन से कारण है जो उस प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो एक एक करके वो सारे कारण देखेंगे। पहला कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला कारण है इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि अगर प्रोड्यूसर जिस कच्चे माल का प्रयोग करके अपनी वस्तु का निर्माण करता था या अपनी वस्तु का उत्पादन करता था, अगर वो कच्चे माल के प्राइस में अगर वृद्धि हो रही है तो स्वतः ही वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो वो प्राइस राइज करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट से नीचे या कॉस्ट के बराबर बेचना नहीं चाहेगा। तो क्योंकि उसकी लागत बढ़ी है तो वो स्वतः ही कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ा देगा। तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लागत भी बढ़ेगी। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर कच्चे माल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला कारण कि हमारे देश में जो उद्योग लगे हैं वो मैक्सिमम वो उद्योग लगे हैं जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, आप कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं, ईडेबल ऑयल के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो हमारे यहाँ उद्योग हैं ये सारे उद्योग कृषि पर डिपेंडेंट हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। अब रॉ मटेरियल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बहुत अधिक है। यानी टोटल फार्मर्स का 80 to 85% हमारे देश में मार्जिनल किसान है। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब होता है ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम की लैंड होती है, तो ऐसे किसानों को ही हम सीमांत किसान कहते हैं। और हमारे देश में टोटल जितने भी फार्मर्स हैं उनमें सर्वाधिक प्रतिशत 80 to 85% किसान मार्जिनल है, यानी बहुत छोटी सी लैंड एरिया उनके पास होल्डिंग में है, यानी बहुत 1 हेक्टेयर या उससे कम लैंड ही उनके पास में। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे किसान ज़्यादातर कमर्शियल क्रॉप को उगाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो फूड ग्रेन उगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यानी गेहूं, चावल, दाल इस टाइप की चीज़ें वो ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है एक तो लैंड छोटी है और अगर हम कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे और अगर उसकी अच्छी कीमत नहीं मिली तो लॉस हो जाएगा।
और लेकिन अगर हम फूड ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो अगर अच्छी कीमत नहीं भी मिली तो कहीं ना कहीं हम खाद्यान्न की स्थिति हमारे पास सही रहेगी, खाने पीने को तो हम उतना तो हम उगा लेंगे। तो क्योंकि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बहुतायत में है, सर्वाधिक है, तो इस वजह से हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल क्रॉप के स्थान पर फूड ग्रेन क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। जब कमर्शियल क्रॉप लिमिटेड एरिया में ही प्रोड्यूस की जाएगी तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरीके से जब कच्चा माल कम पहुंचेगा या कम प्रोड्यूस होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसको उस कच्चे माल की ज़्यादा कीमत देकर, उसे पहले की तुलना में ज़्यादा कीमत देके उस कच्चे माल को खरीदना पड़ेगा और इस तरीके से उसके लिए कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी और इस तरीके से उसके प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है दैट्स वाई वो प्राइस राइज कर देगा। तो पहला कारण रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने का है कि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स की संख्या अधिक है। दूसरा कारण रॉ मटेरियल का बढ़ने का एक और कारण है कि हमारे देश में इस समय बहुत तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सरकार तेजी से विकास करने के लिए लैंड एक्विजिशन कर रही है, यानी भूमि का अधिग्रहण कर रही है और शहरी क्षेत्रों में बहुत सीमित भूमियां हैं। इन सारे विकास कार्यों के लिए हम मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र की लैंड को एक्विजिशन करें, यानी उनका अधिग्रहण करें। तो अगर इस तरीके से विकास कार्यों के लिए अगर हम तेजी से लैंड को एक्विजिशन करेंगे या भूमि का अधिग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल लैंड भी उन एक्विजिशन में चली जाएगी और इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। यानी अगर एग्रीकल्चरल लैंड भी इन कामों के लिए, वैसे सरकार के पास लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है जिसके माध्यम से सरकार प्राथमिकता देती है कि हम हमेशा अनफर्टाइल लैंड या बंजर भूमि को एक्वायर करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड भी चली जाती है और उसमें हम मुआवजा किसानों को देकर उनकी लैंड को ले लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर लैंड एक्विजिशन तेजी से होता जाएगा तो कहीं ना कहीं खेती करने की जो जमीन है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी और अगर लैंड में कमी आने लग जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है हम कृषि काम भी सीमित होगा, तो उत्पादन भी, कच्चे माल के रूप में जो उत्पादन है वो भी कम होगा। तो इस तरीके से भी कच्चे माल की अवेलेबिलिटी कम हो जाने की वजह से प्रोड्यूसर को ज्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई ये पूछे कि ठीक है अगर हमारे देश में रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन ये बताइए कि रॉ मटेरियल के प्राइस ही क्यों बढ़ रहे हैं? तो आप बताएंगे पहला मार्जिनल फार्मर्स की अधिकता की वजह से और दूसरा लैंड एक्विजिशन होने की वजह से कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम होती है और ये अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से प्रोड्यूसर को उस कच्चे माल के लिए ज्यादा मूल्य चुकाने पड़ते हैं और क्योंकि उसे ज्यादा मूल्य चुकाने पड़े हैं उसकी लागत में वृद्धि आई है, दैट्स वाई वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कंज्यूमर के लिए बढ़ा देगा। तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पर क्लियर किया कि आखिर कॉस्ट बढ़ने का जो पहला कारण है वो रॉ मटेरियल के प्राइस का बढ़ना है। दूसरा कारण देखते हैं इंक्रीजिंग बैंक इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर उस टॉपिक में डिमांड पुल में हमने डिक्रीजिंग बात की थी, यहाँ हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। अगर बैंक अपने ब्याज की दरों में वृद्धि कर दे, यानी मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और बैंक से अपने नए कारखाने के लिए मैं बैंक से ऋण लेने के लिए गई तो पहले जो परसेंट ऋण का जो ब्याज दर था वो 8% था, लेकिन अब बढ़कर वो 12% हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे लिए ब्याज लेना, जो ऋण लेना है वो महंगा पड़ जाएगा क्योंकि 8 की जगह पे इंटरेस्ट मुझे 12% के हिसाब से देना होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, यानी मेरी लागत क्या होगी, बढ़ेगी। और लागत बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर होने के नाते मेरे को अगर कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, इंटरेस्ट मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो ये बढ़ा हुआ इंटरेस्ट का प्राइस भी हम अपने वस्तु के मूल्य में जोड़ लेंगे और इस वजह से मेरे लिए अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो मैं उस बढ़े हुए इंटरेस्ट को मैं अपने वस्तु के उत्पादन लागत में ऐड कर देंगे और इस वजह से भी क्या होगा, उस वस्तु की उत्पादन लागत में पहले की तुलना में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस हाइक इन क्रूड ऑयल। हम सब जानते हैं कि भारत
क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। हम 80 to 85% क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। और जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अगर उसके प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि जो क्रूड ऑयल हमको $60 प्रति बैरल में मिल रहा है, अगर वो बढ़कर $120 प्रति बैरल हो जाए, तो वैसे इस समय तो प्राइस विभिन्न कारणों की वजह से क्रूड ऑयल के कम हो रहे हैं, लेकिन पहले अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश प्राइस अगर हाइक होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, और क्योंकि हम बल्क में इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जैसी इकोनॉमी में क्रूड ऑयल को खरीदने की लागत क्या होगी, बढ़ेगी। और हम सब जानते हैं कि इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसे बाजार के द्वारा मूल्य तय किया जाता है। यानी अगर कच्चा माल अगर वहां से महंगा आ रहा है, तो स्वतः ही क्या होगा, हमारे घरेलू बाजार में भी उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो हमारे देश में भी, हमारी इकोनॉमी में या हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाएंगे। और उनके प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन लागत हमारी बढ़ जाएगी। यानी जो हम 60 रुपए लीटर पेट्रोल भराते थे, आज हम उसके लिए 80 रुपीज देंगे, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में हमारी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारी लागत मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी। और अगर प्रोड्यूसर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी कारण से वृद्धि हुई, तो वो त्वरित रूप से या वो तुरंत क्या करेगा, अपने वस्तु के मूल्यों में वृद्धि कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या कारण हो सकते हैं किसी भी वस्तु की लागत को के बढ़ने का। यहाँ पर कुछ कारण है, लाइक रेलवे फेयर बढ़ जाए। हम सब जानते हैं कि जो हमारी रेल है, वो मालगाड़ी है, वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को इधर से उधर करती है, यानी सामान को पहुंचाने में सबसे बड़ा काम रोड के बाद में रेलवे का ही आता है। अब अगर रेलवे ने अपने फेयर बढ़ा दिए, कहने लगा कि अगर वो 100 रुपए में जो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते थे, अब वो बढ़ा के सरकार ने कहा है कि हम 500 रुपए जो है चार्ज लेंगे। तो ये रेलवे फेयर, मालगाड़ी का किराया अगर बढ़ता है, तो अगेन प्रोड्यूसर की लागत में वृद्धि होगी और अगेन वो मजबूर होकर अपने वस्तु के प्राइस को बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी लागत बढ़ी है। आगे देखते हैं, अगर सरकार पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, यानी वो जो बिजली की प्रति इकाई, आप देखते हैं कि बिजली दो तरीके से प्राप्त होती है, एक कमर्शियल यूज के लिए और एक डोमेस्टिक यूज के लिए। तो जो प्रोड्यूसर है वो कमर्शियल यूज के लिए बिजली लेता है, और हम जानते हैं कि डोमेस्टिक और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट के प्राइस में ऑलरेडी अंतर है। डोमेस्टिक वाले प्राइस कम है और कमर्शियल प्राइस ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार वो कमर्शियल प्राइस जो बढ़े हुए थे, उसको और ज़्यादा अगर प्रति यूनिट प्राइस बढ़ा देती है, तो उस स्थिति में भी जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसके बिल हैं, वो बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रेरित होगा अपनी वस्तु की मूल्यों में वृद्धि करने का, क्योंकि उसकी लागत फिर से बढ़ रही है। और क्या कारण हो सकते हैं, लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ना। सबसे पहले देखते हैं जरा इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट था, जो मान लीजिए मैं एक पेन बनाती थी, वो 5% की जीएसटी में आता था, लेकिन अगर सरकार ने उसको उठा के 10% की या 12% वाले स्लैब में ला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। या तो फिर अगर एक्साइज ड्यूटी, जो उत्पादन लागत है, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हम अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ों में हम जीएसटी लगाते हैं, तो अगर वो मेरे लिए प्राइस बढ़ रहे होंगे, प्रोड्यूसर के लिए टैक्स की दरें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो मूल्यों में वृद्धि अवश्य करेगा, कंज्यूमर के लिए मूल्यों में वृद्धि अवश्य करेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु की को उतारने, चढ़ाने, लाने, ले जाने में जो लागत आती है, अगर वो पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी, तो इससे भी प्रोड्यूसर की लागत में वृद्धि आएगी। और इस तरीके से प्रोड्यूसर की, ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर के वस्तु को उत्पादन की जो पूर्व की लागत थी, वो पहले की तुलना में बढ़ रही है। ये वो कारण है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि आती है। और क्योंकि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि आ रही है, उसके मूल्य बढ़ रहे हैं, उसके उत्पादन करने की जो लागत पहले की तुलना में बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसे वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस स्थिति को ही हम कहेंगे कि कॉस्ट से पुल हुई इन्फ्लेशन है। और अगेन जब वो मूल्यों में वृद्धि करेगा, तो अगेन क्या होगा, आपकी जो मुद्रा है, जो आपकी इनकम है, वो उस वस्तु को पहले की तुलना में कम खरीद पाएगी। तो अगेन आपको क्या लगेगा कि इन्फ्लेशन है। लेकिन इस बार इन्फ्लेशन कैसी आई है, कॉस्ट से पुल हुई इन्फ्लेशन है। तो अब हम नेक्स्ट
टॉपिक में आते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वो है लैक ऑफ सप्लाई। यानी कि इन्फ्लेशन होने का जो पहला कारण था वो डिमांड के पुल होने की वजह से था, दूसरा कारण है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और अब हम तीसरा कारण यहाँ पर देखने जा रहे हैं लैक ऑफ सप्लाई। यानी अगर आपूर्ति बाधित हो जाती है किसी वजह से तो उस स्थिति में भी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सा लैक ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ कि कई बार हमारे यहाँ आपूर्ति पक्ष सीमित हो जाता है या आपूर्ति पक्ष बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड उतनी ही रहती है लेकिन आपूर्ति करने में दिक्कत आ जाती है, किसी भी कारणवश आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, डिमांड बनी रहती है और सप्लाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इससे भी डिमांड और सप्लाई में गैप आया और ये गैप आने से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। तो इस बार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण डिमांड का बढ़ना नहीं है बल्कि सप्लाई का कम होना है। तो इसी को ही कहेंगे सप्लाई में लैकनेस आने की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। तो इस रीजन को ही हम कहेंगे लैक ऑफ सप्लाई। यानी यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ लैक ऑफ सप्लाई समझ चुके हैं। यानी सप्लाई में कमी की वजह से अगर मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो उस कारण को ही हम कहेंगे कि लैक ऑफ सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन हुआ। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सप्लाई कैसे बाधित हो रही है, सप्लाई कैसे, जो सप्लाई का पक्ष है वो क्यों जो है कम हो रहा है, या कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से सप्लाई बाधित हो रही है। तो यहाँ कुछ कारण यहाँ पर देख लेते हैं, रीजन बिहाइंड लैक ऑफ सप्लाई, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से आपूर्ति बाधित हो रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ कारण लिखे हुए हैं। इसमें पहला कारण लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला समझ लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक वाली वस्तुएं होती हैं, उन सब की होल्डिंग करने लग जाते हैं, उनको अपने गोडाउन में उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से आपूर्ति को बाधित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर आपूर्ति नहीं पहुंचेगी और लोग डिमांड कर रहे होंगे और आपूर्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगेन वही डिमांड है और सप्लाई ना करे तो लोग ज्यादा कीमत देने को रेडी हो जाएंगे, तो वो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, और ये बढ़े हुए प्राइस उनके मुनाफे को बढ़ा देगा। तो इस वजह से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से लोग आवश्यक वस्तुओं को, जैसे आप देखते हैं कि प्याज की होल्डिंग हो गई, आलू की होल्डिंग हो गई, दालों की होल्डिंग हो गई, तो हमारे यहाँ जो है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, जिसमें इस तरीके का अगर किसी तरीके से किसी वस्तु के प्राइस बढ़ रहा है तो सरकार इस एक्ट के अंतर्गत ला देती है उस वस्तु को, जिसके माध्यम से वो एक बेंचमार्क तय कर देती है कि इससे ज्यादा कोई अपने पास उसे होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी एक पैरेलल सिस्टम चलता रहता है जिसमें समय समय पे लोग क्या करते रहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की के उद्देश्य से वस्तुओं को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से सप्लाई को बाधित करते हैं। और जब आर्टिफिशियल तरीके से सप्लाई बाधित होती है तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ सप्लाई की स्थिति क्रिएट करती है और इस वजह से प्राइस बढ़ता है। तो ये भी एक कारण होता है सप्लाई में कमी का कि लोग प्रॉफिट अत्यधिक कमाने की वजह से उसे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट कारण देखते हैं इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। अगर हमारे देश में उन वस्तुओं का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया जाए जिनकी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही डिमांड है या डोमेस्टिक मार्केट में उसकी खपत ज़्यादा है। मान लीजिए हमारे देश में गेहूं का हमने बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन इस साल हमारे यहाँ मान लीजिए किसी कारण से मानसून अच्छा नहीं आया और गेहूं अच्छा नहीं उत्पादित हुआ या गेहूं के प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा गया कि जब हम निर्यात कर देते हैं तो हमें बाहर से ज़्यादा महंगे दामों पे अपने ही क्रॉप को घर में, क्योंकि मांग बढ़ गई है तो और हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो हमें अपने घर की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करके गेहूं लाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो एक्सपोर्ट आइटम जिनकी हमारे देश में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अगर उसको आप तेजी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारे घरेलू बाजार में सप्लाई को बाधित कर देगी, आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करेगी नकारात्मक रूप से, और ये स्थिति से में भी लैक ऑफ सप्लाई होने की वजह से मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग इंपोर्ट। रिड्यूसिंग इंपोर्ट का मतलब हुआ कि अगर हम
ऐसी वस्तु जिसके ऊपर हम टोटली डिपेंड है इंपोर्ट पर, लाइक क्रूड ऑयल, यानी हमारे देश में क्रूड ऑयल की जो टोटल डिमांड है उसका भारत 20 या 25% ही प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी रेस्ट 80 to 85% हमको इंपोर्ट करना होता है। तो अगर हम पहले की तुलना में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करते हैं तो उस स्थिति में भी लैक ऑफ सप्लाई की स्थिति बनती है। इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में टोटल 100 लीटर क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, जिसमें से हम 70 लीटर इंपोर्ट करते हैं और 30 लीटर हमारे यहाँ अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट से आती है। तो इस तरीके से हमारी ज़रूरत जो 100 लीटर की है वो सप्लाई हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन मान लेते हैं कि इस बार हमने इंपोर्ट कम किया, मान लेते हैं 70 की जगह पे हमने 30 ही लीटर हमने इस बार इंपोर्ट किया और हमारे प्रोड्यूस होता है 30 ही लीटर। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कितने की हुई, 60 लीटर की, जबकि हमें ज़रूरत कितने की है, 100। तो आप देखेंगे 40 लीटर ऑयल की जो सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। सप्लाई क्या हो गई, 40 लीटर की क्या है, कम हो गई। तो इस स्थिति में भी आप क्या देखेंगे कि लैक ऑफ सप्लाई की वजह से हमारे देश में क्रूड, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे। यानी अगर जिन चीज़ों पे आप इंपोर्ट पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं वो अगर आप पहले की तुलना में कम मंगाते हैं, जबकि आपके पास कोई घर में उसका विकल्प रेडी नहीं है, तो इस स्थिति में इंपोर्ट कम करने की वजह से हमारे लैक ऑफ सप्लाई की स्थिति बनती है और ये स्थिति भी कहीं ना कहीं जो है मूल्यों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो रिड्यूसिंग इंपोर्ट के बाद में हम देखते हैं नेचुरल डिजास्टर। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करती हैं। पहले तो ये प्रोडक्शन को ही प्रभावित करती है, जैसे मान लीजिए बहुत बाढ़ आई या भूकंप आ रहा है या ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो ऐसी या टिड्डियों का हमला हुआ, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ही प्रभावित हो रहा है। तो प्रोडक्शन ही जब कम हुआ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई को भी प्रभावित करेगी। यानी उत्पादन कम होने की वजह से भी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में कमी आई और ये प्रोडक्शन की कमी क्या हुई, आपूर्ति में कमी को दर्शाएगी और ये स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ प्राइस बढ़ने का एक कारण है। क्योंकि हर टाइम आप देखेंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है उसको प्रभावित कर रही है, तो प्रोडक्शन प्रभावित होता है और इस वजह से सप्लाई भी प्रभावित होती है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे 2015-16 और 2016-17 में मानसून बहुत खराब आया था, यानी मानसून पहले की तुलना में बहुत कम आया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो उत्पादन था एग्रीकल्चर का वो पहले की तुलना में कम हुआ था, यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। और क्योंकि प्राकृतिक ये की स्थिति की वजह से हमारा प्रोडक्शन प्रभावित हुआ, दैट्स वाई सप्लाई भी प्रभावित हुई। तो आप जानते होंगे कि 2014-15, 15-16 का टाइम अरहर की दाल आपने देखा होगा जो 70-60-70 रुपए किलो थी, वो 150 से 200 रुपए किलो तक के मूल्य में वृद्धि हो गई थी। तो ये स्थिति भी क्या है कि नेचुरल डिजास्टर भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं और जब प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो वो स्वतः ही सप्लाई को प्रभावित करेगी और क्योंकि सप्लाई प्रभावित हुई है, सप्लाई बाधित हुई है, सप्लाई कम हुई है और डिमांड करने वाले लोग उतने ही बने हुए हैं, तो ये भी स्थिति आपको देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ाएगी। नेक्स्ट होता है लॉकआउट या स्ट्राइक, यानी कि तालाबंदी है या फिर हड़तालें हो रही हैं, तो ये चीज़ भी अब कारखानों में हड़तालें चल रही हैं, तो तालाबंदी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे और अगेन ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, सप्लाई को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से जब राजनीतिक अस्थिरीकरण होता है या डिस्टर्बेंस चल रहा होता है इस तरीके का, तो इससे भी हड़तालें, तालाबंदी का जो माहौल होता है वो भी कहीं ना कहीं आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि लैक ऑफ सप्लाई के टॉपिक को हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ग्लोबल रीजन। ग्लोबल रीजन भी एक कारण होता है हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का। पहले समझते हैं ग्लोबल रीजन होता क्या है।
हम लोग, हमारी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड होगी, ग्लोबलाइज्ड का मतलब होगा आपके जितने विश्व के देशों के साथ आप जितने ज़्यादा संबंध स्थापित करते जाएंगे, तो उस तरीके से क्या होगा, विश्व के किसी भी कोने में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आएगा तो उसका असर आपकी इकोनॉमी पर भी अवश्य देखने को मिलेगा। यानी जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है, जितनी ज़्यादा ओपन है, जितने ज़्यादा लोगों के साथ उसके आर्थिक सामाजिक संबंध है, तो इस तरीके से उन देशों में कहीं पर भी कुछ हो रहा है, विश्व के किसी कोने में भी कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगी। तो इसी को ही हम कहते हैं ग्लोबल रीजन। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी को अगर देख लें तो भारत एक ग्लोबलाइज्ड वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था है। लगभग सभी देशों के साथ हमारे आर्थिक सामाजिक संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत लगभग सभी देशों से उसके संबंध लगातार तेजी से अच्छे हो रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण जो हमें पॉजिटिव भी देता है तो कुछ चीज़ों में हमें निगेटिव भी देता है कि कहीं पर भी कुछ होगा तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है कि वहाँ के लोग, वहाँ पर भारतीय बहुत काम करते हैं और फिर अगर वो वापस आएंगे तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। जब वो लोग भी हमारे देश में आ जाएंगे तो अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। फॉर और एग्जाम्पल देख ले, जैसे ईरान और अमेरिका का रिलेशन हम जान रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा तल्ख चल रहा है, बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल के निर्यात पर उसको बैन कर दिया है। तो अब हम तेल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अब उसके प्रतिबंध, उन दोनों के रिलेशन की वजह से हमारे यहाँ तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, तो लैक ऑफ सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ पर भारत का कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हैं, सभी लगभग देशों के साथ हमारे संबंध हैं, तो किसी भी देश में किसी तरीके का भी कोई उतार चढ़ाव आता है, किसी तरीके की मिस हैपनिंग होती है, तो तुरंत हम लोग ये बात करने लग जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक कारण है वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप ट्रेड वॉर का देख लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा था और उसी में भारत के भी प्रोडक्ट पर अमेरिका ने एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, बढ़ा दी थी। तो अब विश्व में जो भी उथल पुथल हो रही है उसका असर अगर आपकी अर्थव्यवस्था पे पड़ने लग जाए, तो इसी को ही हम कहते हैं कि ग्लोबल रीजन भी कुछ ऐसे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकती है। तो इस पूरे टॉपिक को अगर आप देखें तो हमने इस पूरे टॉपिक में आपको इन्फ्लेशन के जो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीजन के बारे में पढ़ाया। इसका जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने बताया था कि इन्फ्लेशन होने के 4 कारण हैं: डिमांड पुल, कॉस्ट पुल और लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीजन। इस वीडियो में हमने कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन से स्टार्ट किया था। कॉस्ट पुल का मतलब होता है जब किसी वस्तु की लागत के बढ़ने की वजह से उसके प्राइस बढ़ जाए, तो उसी को ही हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और लागत क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोड्यूसर को अगर कच्चे माल के दाम बढ़े हुए हो जाए तो उसकी लागत तो उस वस्तु की लागत को बढ़ाना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। इसी तरीके से अगर ब्याज जो बैंक की इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ जाए, या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाए, या अन्य कारण जैसे रेल मालगाड़ी का किराया बढ़ जाए, या बिजली की प्रति इकाई की कीमत बढ़ जाए, या फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स या तो फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये सब कॉस्टफुल इन्फ्लेशन के कारण है। फिर हमने लैक ऑफ सप्लाई बताया। हमने कहा कई बार क्या होता है, आपूर्ति बाधित हो जाती है, उसकी वजह से भी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। आपूर्ति कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है या बाधित हो सकती है? यहाँ हमने देखा कि लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसे होल्ड कर रहे हैं, या कई बार हमसे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है उन चीज़ों का जिसकी हमारे घर में डिमांड ज़्यादा है, तो उससे भी हमारे लैक ऑफ सप्लाई की स्थिति बन जाती है। फिर यहाँ पर अगर हम इंपोर्ट रिड्यूस कर दें, जिसके ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट पर अगर वही कम आने लग जाए, इंपोर्ट किसी भी कारण की वजह से इंपोर्ट रिड्यूस होता है, तो ये स्थिति भी हमारी अर्थव्यवस्था में लैक ऑफ सप्लाई की स्थिति बनाएगी। फिर नेचुरल डिजास्टर भी कहीं ना कहीं आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, और अगर हड़ताल और तालाबंदी अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो रही है, तो कारखाने फैक्ट्रियां अगर बंद चल रही हैं तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर आपूर्ति भी प्रभावित रहेगी। फिर हमने यहाँ पर ग्लोबल रीजन की बात की। हमने कहा ग्लोबल रीजन भी कुछ भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बनाए रखते हैं। जो अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्थाएं जितनी ज़्यादा वैश्वीकृत होंगी, विश्व जगत में होने वाले उतार चढ़ाव का उनकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। और हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे हमने ब्रेक्जिट का एग्जाम्पल दिया, ट्रेड वॉर का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका ईरान संबंध के बारे में बात की। तो इन देशों में जो कुछ हो रहा है उन चीज़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। तो इस वीडियो में हमने अपना पूरा टॉपिक, जिसमें हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन होने के क्या कारण हैं, वो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। आई होप आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये पूरा व्यवहारिक है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, इसको आप रट नहीं सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।